आइए बच्चों डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के पेपर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो बेटा मिथाइल एसीटेट की अगर हम बात करें आपके सामने, तो मिथाइल एसीटेट में अगर हम लोग जाएंगे तो आपका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3, ये मिथाइल एसीटेट। अब अगर हम पूछें कि एथाइल एसीटेट इसका आइसोमर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एथाइल एसीटेट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या इसका आइसोमर प्रोपेनोइक एसिड हो सकता है? तो प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है, CH3 CH2 COOH, यस ये इसका आइसोमर हो सकता है। इथाइल इथेनोइड क्या इसका आइसोमर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोपेनोन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? प्रोपेनोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट, सैतालीस 46 के बाद 47 पे आ जाए। द नंबर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऑफ C7H7Cl। C7H7Cl के एरोमेटिक आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? तो C6H5 को अलग कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए CH2Cl। C6H5CH2Cl कर दीजिए। तो C6H2Cl को आप कैसे बना सकते हैं? एक तो आप C6H5 के बाद CH2Cl यहाँ लगा सकते हैं। एक बार आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप CH3 कर दीजिए और यहाँ Cl कर दीजिए। एक बार Cl कहाँ कर दीजिए? मेटा पे कर दीजिए और एक बार Cl कहाँ कर दीजिए? पैरा पे कर दीजिए। तो बस आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 4, 1 2 3 और 1 4 आंसर इसके हो जाएंगे। Which of the following cycloalkanes will show cis trans isomer? ये cis trans isomer शो नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता। एक कार्बन से 2 CH3 जुड़े हैं, यस ये कर सकता है और ये कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिफरेंट कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ भी 2 डिफरेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो अबव द प्लेन अगर दोनों रखेंगे तो सिस बनेगा, एक अबव द प्लेन रखेंगे एक बिलो द प्लेन रखेंगे तो ट्रांस बनेगा। तो इसका आंसर बोथ C एंड D हो सकता है। विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, NO2 एक न्यूक्लियोफाइल है, CH2 नहीं है, क्योंकि CH2 में कार्बन के पास लोन पेयर जरूर है, लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। तो C नहीं है न्यूक्लियोफाइल, थर्ड आंसर हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है ट्रांस 2 ब्यूटीन, फिर सिस, फिर 1 ब्यूटीन होगी। 2 ब्यूटीन में अल्फा हाइड्रोजन्स की संख्या ज्यादा होती है, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। ट्रांस में दोनों CH3 अपोजिट साइड में होते हैं, तो स्टेरिक फैक्टर कम होता है, इसलिए ट्रांस की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है। पहले थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड इज कंसीडर्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द 3 स्ट्रक्चर। इनमें से क्या होगा? तो अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड को देखेंगे तो इनमें सबसे पहले तो स्ट्रक्चर होगा न्यूट्रल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पाई बॉन्ड्स किस में ज्यादा हैं और कितने एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो देखो इसमें पाई बॉन्ड है, जबकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। इसमें कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें ऑक्टेट भी कंप्लीट है और पाई बॉन्ड्स की संख्या भी ज्यादा है, इसलिए सेकंड की स्टेबिलिटी, थर्ड की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा होगी। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड आंसर हो जाएगा। पैरा नाइट्रो, ये सब पैरा पर नाइट्रो लगा हुआ है। CH2 तो यहाँ CH2 हमने लिया है पॉजिटिव, और पैरा पर क्या लगा दिया है? नाइट्रो। यहाँ पर पैरा पे हमने क्या लगा दिया है? OCH3। यहाँ पर पैरा पे हमने क्या लगा दिया है? Cl। यहाँ CH2 पॉजिटिव है, पैरा पे क्या लगा दिया है? Cl। और यहाँ पर C6H5CH2 पॉजिटिव है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, तो ये है आपका -M -I। इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, +M और -I है। ये रिलीज करेगा तो कार्बन की स्टेबिलिटी, ये कार्बोडाइन की स्टेबिलिटी घटाएगा, ये बढ़ाएगा। यहाँ पर +M और -I है, लेकिन -I पावरफुल होता है +M से, तो इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी घटाएगा। ये दोनों स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी घटा रहा है, ये घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, ये आपका A है, ये वाला आपका B है, ये वाला आपका C है और ये वाला आपका D है। तो सबसे स्टेबल आपका होगा B के बाद होगा D के बाद होगा C और सबसे लास्ट में आ जाए आपका A। तो BDCA आंसर इसका सही हो जाएगा।
BDCA हो जाएगा। Which of the following statement is true for the enantiomers? They have identical melting and boiling points. हाँ सही है। They rotate plane polarized light in opposite direction, सही है। They have opposite sign of rotation, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये all of these सब सही हैं इसमें, क्योंकि they have identical physical and melting and boiling points। enantiomers की physical properties same होती हैं। They rotate plane polarized light in opposite direction। They have opposite sign of rotation। दोनों बातें सेम ही हैं। Which pairs of isomers is not possible together? Ring chain और functional possible है? Yes possible है। Geometrical और optical possible है? हाँ बिल्कुल possible है। मेटामेरिज्म में functional possible है? नहीं। मेटामेरिज्म के साथ functional नहीं आ सकती कभी भी, क्योंकि मेटामेरिज्म में homologous series change नहीं होती। आइसोमर सेम homologous series को बिलोंग करते हैं, मतलब सेम फंक्शन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। चेन, पोजीशन और मेटा में कभी भी homologous series नहीं बदलती। homologous series बदलती है किसमें? फंक्शनल में, रिंग चेन में और टॉटो में। तो ये कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल एंड साइक्लो प्रोपाइल अल्कोहल आर द एग्जांपल्स आर। ये आइसोमर्स ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल में DU 0 है और साइक्लो प्रोपाइल अल्कोहल में DU 1 है। तो जब DU सेम नहीं है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो आइसोमरिज्म ही नहीं आएगी। The number of possible structure isomers of C4H8, मैंने ये करवाया भी है। C4H8 में अगर हम लोग देखें तो 5 आते हैं। इसमें 3 आते हैं आपके ओपन चेन और 2 आते हैं आपके साइक्लिक। मतलब एक आएगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक आएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक आएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये तो 3 तो आएंगे ओपन चेन, स्टीरियो को इंक्लूड नहीं करना। और साइक्लिक के अंदर हम लोग जाएंगे तो 2 आएंगे, एक आपका आएगा 4 कार्बन का, एक आएगा आपका 3 कार्बन का। ऐसे आएगा। Which organic structure among the following is not an isomer of the compound? इसका कौन आइसोमर नहीं? तो देखो इसकी DU 1 है और एक ऑक्सीजन है। इसकी DU 1 है, एक ऑक्सीजन है। इसकी DU 1 है, एक ऑक्सीजन है। इसकी DU 2 हो गई बेटा, देखो, क्योंकि एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक CHO में भी तो पाई बॉन्ड होगा। तो बस यही सेकंड वाला, इसकी DU सेम नहीं है तो इसका आइसोमर नहीं हो पाए। अदरवाइज आप सबने कार्बन देख लें, 3 3 6, यहाँ भी 2 2 4 2 6, 3 2 5 1 6 और 3 3 6। तो कुल मिलाकर के सेकंड वाला सिर्फ नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मेटामर्स? इसमें से कौन से मेटामर्स हैं? तो कीटोन मेटामेरिज्म शो करता है, यस, लेकिन ये नहीं शो करेगा मेटामेरिज्म, क्योंकि तो सेम है। क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा? यस। देखो इसमें यहाँ कार्बन से फिनाइल जुड़ा है, यहाँ कार्बन से मिथाइल जुड़ा है, ऑक्सीजन से मिथाइल जुड़ा है, ऑक्सीजन से फिनाइल जुड़ा है, तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, इसलिए सेकंड वाला मेटामेरिज्म को शो करेगा। स्ट्रक्चर डी इरेथ्रोस। इरेथ्रोस में हम एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं, SE, मतलब अगर सेम ग्रुप अगर सेम साइड पे लगा है तो E का मतलब फिर वो इरेथ्रोस होता है। सेम साइड का मतलब है इरेथ्रोस। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में लगा हुआ है तो फिर वो थ्रियोज होता है। तो यहाँ देखो सेम ग्रुप सेम साइड में यहाँ लगा है और CH2H के OH रिस्पेक्ट में OH राइट में है तो ये D है, और सेम ग्रुप सेम साइड में तो इरेथ्रोस भी है। और जबकि यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड में ये भी इरेथ्रोस है, लेकिन यहाँ पर CH2H के रिस्पेक्ट में OH लेफ्ट में है तो ये L इरेथ्रोस है। ये क्या है आपका? L इरेथ्रोस। तो हमसे D इरेथ्रोस पूछा जा रहा था, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। Different structures generated due to rotation about carbon-carbon axis of inorganic compounds are the examples of कन्फर्मेशन आइसोमर। रोटेशन के द्वारा जब भी आएगी तो हमेशा कन्फर्मेशन आइसोमर आती है, इसे हम लोग कन्फर्मर्स या रोटोमर्स भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी फॉर्म? तो ये तो देखो एग्जांपल है ट्रांस का। H और OH जब सेम साइड में होते हैं तो इसे कहते हैं सिन, और जब H और OH अपोजिट साइड में होते हैं तो इसे कहते हैं एंटी। सेम ग्रुप यहाँ सेम साइड में तो इसे सिस भी कह सकते हैं, इसे सिन भी कह सकते हैं। एंटी के एग्जांपल केवल थर्ड।
सिस फॉर्म हैज ऑलवेज ग्रेटर पोलरिटी देन ट्रांस फॉर्म। जरूरी नहीं है कि सिस की पोलरिटी ट्रांस से ज्यादा हो, सिस की पोलरिटी ट्रांस से कम भी हो सकती है कभी कभी। जैसे मान लो यहाँ पर हम दो डिफरेंट इस टाइप का मामला ले लें। अब यहाँ हम Cl कर दें और यहाँ अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर H कर लें और यहाँ Cl कर लें। अगर हम यहाँ पर H कर दें, यहाँ पर Cl कर दें, सॉरी, और यहाँ H कर दें और यहाँ H कर दें। अब आप देखो इसमें पोलरिटी इधर जा रही है, इसमें पोलरिटी इधर जा रही है, ट्रांस है। और यहाँ पर इसमें पोलरिटी इधर जा रही है, इसमें ये इधर खींचे, क्योंकि ये प्लस आई देगा ना तो ये रिलीज करेगा, ये माइनस आई देगा पुल करेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहाँ ट्रांस की ज्यादा आएगी सिस, तो वहाँ लिखा हुआ सिस फॉर्म हैज ऑलवेज ग्रेटर पोलरिटी देन ट्रांस फॉर्म। नहीं, वो केवल तब सही होती है जब दोनों का ग्रुप का जो नेचर है वो सेम होता है। दोनों या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर ट्रांस की ज्यादा होने लगती है सिस। इन सिस फॉर्म सेम ग्रुप्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। हाँ, ये तो बात सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है ट्रू है। Which of the following cannot show geometrical isomer? इसमें से कौन से geometrical isomer शो नहीं कर सकता? पहला वाला, एक ही कारण से सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो नहीं शो कर सकता। ये कर सकता है, कर सकता है। यहाँ इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट पे नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों CH3 के रिस्पेक्ट में कर सकता है, तो ये करेगा, ये वाला नहीं करता। पेयर्स ऑफ एनैंशियोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर, एनैंशियोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। तो ये और ये देख लो, तो एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, यानी कि आंसर फर्स्ट है, थर्ड हो जाएगा। द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग, इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो देखो इसमें H को इधर लाएंगे, इस पूरे ग्रुप को ऊपर ले जाएंगे, Cl को इधर लाएंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ देखो हो जाएगा आपका Cl, और यहाँ पर ये हमें मानना पड़ेगा 1 2 3 4, ऐसे 4 5 करके जाएगा, तो 2 और 3 पे तो Cl आ जाएगा, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ पर CH Cl और C2H5 हो जाएगा। अब जब हम इसको नंबर प्रोवाइड करेंगे, इसको हम लोग नंबर देंगे, तो यहाँ पर CH, यहाँ C2H5 हो जाएगा, तो इसको नंबर देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, 1 2 3 R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो 2 पर क्या होगा? 2 पर कॉन्फ़िगरेशन Cl है, यहाँ उल्टा है, सॉरी 1 2 3 ऐसे जाएगा, उल्टा जाएगा, S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो उल्टा जाएगा ना, 1 इसको 2 इसको 3, तो ऐसे उल्टा जा रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज पे S कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो 2 पर S और 3 पर भी S कॉन्फ़िगरेशन आएगा। निकाल के आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जब थर्ड वाले पे निकालेंगे हम लोग, तो H को नीचे लाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, तो ये Cl हो जाएगा। यहाँ फिर से CS Cl, यहाँ C2H5 हो जाएगा, यहाँ C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पर H हो जाएगा। तो सेम चीज आ जाएगी 1 2 3, तो यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन उल्टा जाएंगे, S होगा, 2 पे भी S 3 पे भी S। हाइपर कंजुगेशन कैन बी रिगार्डेड एज नो बाउंड रेजोनेंस, बिल्कुल सही है। हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन एल्कीन एंड एल्काइन अरेन्स, गलत। एल्कीन और एल्काइन अरेन्स दोनों में पॉसिबल होता है। हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होता है एल्कीन में, हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल एल्काइल अरेन्स में, कार्बोकैटायन में और फ्री रेडिकल में। 4 ही चीजें हैं जहां हाइपर कंजुगेशन तुम्हें मिलेगी। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। Which of the following contains 4 pairs of electron around the, आंसर है कार्बन एंड, कार्बन को अगर हम देखें तो 4 pairs of electron है, 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8, 4 pairs हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, 4 pairs। कार्बोकैटायन में 3 पेयर होते हैं, रेडिकल में 3 पेयर होते हैं, कार्बिन में भी 3 पेयर होते हैं। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एससीएन के एडिशन। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पाई बॉन्ड टूट रहा है बेटा। जब भी एल्डिहाइड एंड कीटोन में एडिशन होता है तो हमेशा माइनस ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में माइनस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट काम करता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हमेशा माइनस ई इफेक्ट काम करता है, और ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन काम करते हुए आपको दिखाई देगी। ठीक, थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आपका ये जो मेजर टेस्ट है, इस पेपर का डिस्कशन हम करेंगे, जिसमें कि आपका थर्मोडायनेमिक्स भी आ रहा है और केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम भी है, जिसमें कि सवाल कुछ हो चुके हैं डिस्कशन और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो डिस्कशन हम कर रहे हैं।
54 नंबर क्वेश्चन पे जैसे आप देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है ऐसा पूछा है। देखिए इस पर आपको मैं आप बता दूं, बहुत बेसिक जनरल एक डिस्कशन कर दूं। तो यदि दो फैक्टर हैं किसी रिएक्शन में डेल्टा एच डेल्टा एस, दोनों फैक्टर यदि फेवर कर रहे हैं तो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी, और यदि दोनों फैक्टर अनफेवरेबल हैं जो कि स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं कर रहे हैं, वो रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और तीसरा है कि कोई एक फैक्टर फेवर कर रहा है दूसरा फेवर नहीं कर रहा है, जैसे मान लो डेल्टा एस फेवर कर रहा है डेल्टा एच फेवर नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर हाई करने पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और मान लो डेल्टा एच फेवर कर रहा है डेल्टा एस फेवर नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर लो करने पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। यदि आपको ये चार फैक्टर आपको क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन से आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट में देखिए पहली बात तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या है निगेटिव, और डेल्टा एच निगेटिव माने रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एच पॉजिटिव माने रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो ये दोनों फैक्टर फेवरेबल हैं तो ये रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। जबकि इसमें लिखा है कि स्पॉन्टेनियस ऑनली हाई टेम्परेचर, ये गलत लिखा है। रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी, इसमें टेम्परेचर लो हो चाहे हाई हो उससे मतलब नहीं। जैसे आओ दूसरे नंबर में आ जाओ, कह रहा है डेल्टा एच पॉजिटिव है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा एस यदि निगेटिव है तो रिएक्शन क्या हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस। और यदि दोनों फैक्टर नॉन स्पॉन्टेनियस हैं तो इसका मतलब ये रिगार्डलेस टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगी। मैंने इसको काटना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। यदि कोई भी रिएक्शन में दोनों फैक्टर अनफेवरेबल हैं तो रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसका आंसर यही पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट तो दूसरा है, तो दूसरा पॉइंट इसमें करेक्ट है। तो 54 का दूसरा पॉइंट करेक्ट है। 54 के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे 55 पर। आइए आप आ जाइए 55। क्वेश्चन करेक्ट केएसपी ऑफ CrOH का होल 3 है। CrOH का होल 3 का केएसपी का वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 30 दे रखा है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड इन वाटर क्या होगा। अच्छा इसको यदि ब्रेक किया जाए तो ये टूटेगा तो बनाएगा Cr+3 माइनस हो जाएगा, 1:3 टाइप का एक तरीके से हो गया इस जो कंपाउंड। तो इसमें देखा जाए तो x का KSP बराबर जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x के पावर x, y के पावर y, s के पावर x प्लस y लिखते हैं। तो ये x मान लो इसको y मान लो, तो ये हो जाएगा 1 के पावर 1, 3 के पावर 3 और s के पावर 1 प्लस 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 27 और s के पावर 4 हो जाएगा, ये KSP के बराबर हो जाएगा। तो KSP बराबर हो जाएगा 27 s के पावर 4। और सवाल में क्या दिया है भाई, KSP दे रखा है तो KSP यहाँ रख दीजिए कितना 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 30, ये हो गया KSP और डिवाइडेड बाई कर दीजिए 27, और इतना करने के बाद ये बराबर हो जाएगा s के पावर 4। और हमसे पूछा है कि s निकालना, तो s बराबर हो जाएगा या तो ऐसे लिख दो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाई 27 और इस पूरे के पावर 1/4 कर दीजिए, ये भी करेक्ट है। या फिर लिख दो s बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाई 27 और यहाँ पर आप 4 कर दीजिए। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारा जो आ रहा है यही करेक्ट है। करेक्ट तो ऊपर वाला भी है, लेकिन जिस हिसाब से क्वेश्चन में ऑप्शन पूछ दिया है उसके हिसाब से सेकंड नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 55 का सेकंड पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 पर आ जाइए। 56 नंबर सवाल में कह रहा है कि pH ऑफ द मिक्सचर ऑब्टेन्ड व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ, ये हमें सोल्यूशन दो दिए हैं, बेस और एसिड दिया है। तो NaOH है 1/10 नॉर्मल है और HCl है 1/20 नॉर्मल HCl का है। तो ये है NaOH माने बेस
और ये है आपका HCl है, एसिड है। अच्छा, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है तो V और V ले लिया। तो जब हम एसिड बेस को मिलाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं कि मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकालते हैं। तो मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकालना हो तो मान लो ये N1 है और ये V1 है, ये N2 है और ये V2 है। तो हमने ऐसा मान लिया कि अच्छा, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ml में मान लिया, यदि ml में दिया है तो हम सीधे लिखेंगे N1V1 डिफरेंस ऑफ N2V2। यहाँ से और ये बराबर हो जाएगा NRVR के, और NRVR जब आप यहाँ से निकालेंगे तो NR निकल करके आ जाएगा आपका 1/10 इंटू V, और यहाँ 1/20 इंटू V डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा VR मतलब V और V प्लस V मतलब 2V हो जाएगा। और यहाँ से वॉल्यूम यदि कॉमन ले लिया जाए तो वॉल्यूम कट जाएगा और यहाँ से NR की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और NR की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.025 वैल्यू आ गई NR। अच्छा, जितना NR आएगा वही OH आयन कंसंट्रेशन होगा। OH क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेस का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है तो मिक्सचर बेसिक होगा, और यदि एसिड बेस में बेस का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है, एसिड का कम है, तो इसका मतलब जो NR आएगा OH आयन के बराबर होगा। अच्छा, OH आयन आ गया तो हम POH निकाल सकते हैं, माइनस का log OH आयन कंसंट्रेशन कर देंगे, POH आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जब POH आ जाएगा तो फिर pH निकाल लेंगे, और pH निकालना है तो क्या करेंगे, 14 माइनस POH कर देंगे। जैसे यहाँ पे वैल्यू मैंने मान लो रख ही दिया कि POH बराबर हो जाएगा माइनस का log OH आयन कंसंट्रेशन आ गया 0.025, मतलब एक तरीके से 25 इंटू 10 पावर -3 कर दो। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर POH की वैल्यू आ जाएगी। यदि आपको सॉल्व किया जाए, मैंने तो सॉल्व करके क्वेश्चन देखा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस log 25 कर दीजिए। 25 का मतलब हो गया 3 माइनस log, और यहाँ 5 के स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस 2 log 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 log 5 हो गया, और 3 माइनस 2 log 5 0.7 होता है, तो यहाँ तो हो गया 1.4। इसका मतलब 3 माइनस 1.4 यदि कर दिया जाए तो ये 1.6 आ जाएगा। 1.6 ये आ गया है POH। POH की वैल्यू आ गई, और हमसे पूछा क्या है, pH पूछा है। हम यहाँ करे दे रहे हैं कि pH निकालना है, तो क्या करेंगे, 14 माइनस 1.6 कर दीजिए, यहाँ से pH की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 12.4, ई pH का वैल्यू आ जाएगा। ये आंसर है हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि एसिड बेस मिलाते हैं तो मिक्सचर का pH कैसे निकाला जाए, तो ये तरीका बता दिया। बेस का मिली इक्विवेलेंट एसिड के मिली इक्विवेलेंट में बेस का मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा है, और इसका मतलब मिक्सचर बेसिक होगा। तो फाइनली जो ये फार्मूला लगा करके मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकालेंगे, जो नॉर्मलिटी आएगी वही OH आयन कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी। बस यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, OH आयन आ जाएगा तो फिर आपको POH निकल जाएगा, यहाँ से लगा दीजिए, और POH जब आ जाएगा तो 14 माइनस POH कर देंगे, pH आ जाएगा। तो इसका आंसर सेकंड करेक्ट होगा बेटा। तो 56 के जस्ट बाद आइए जरा सा 57। अच्छा, ये सवाल देखा जाए तो ये है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। इसमें भी दो केस होते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन में एक तो होता है कि स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट प्रोड्यूस ओनली 1 कॉमन आयन, और एक होता है स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट प्रोड्यूस 2 कॉमन आयन। तो ये एक कॉमन आयन वाला केस है। देखिए, क्योंकि AgI जब ब्रेक करेगा तो ये बना देगा Ag प्लस I माइनस बनेगा, ठीक है। और इसमें हम ऐड क्या कर रहे हैं, ध्यान से, यही है स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट है। हम बताते हैं हमेशा सवाल में कि जिस साल्ट का सॉल्युबिलिटी पूछी जाए या जिस साल्ट का KSP दिया हो वही है स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट।
तो अब इसमें हमने मिला दिया KI। अब KI स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूटेगा तो K प्लस प्लस I माइनस बन जाएगा। इसका कंसंट्रेशन 0.1 है और ये कुछ भी नहीं था। जब ये पूरा टूटेगा तो ये हो जाएगा 0.1, ये 0.1 हो जाएगा। अच्छा, स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट टूट के एक कॉमन आयन बना रहा है। यहाँ आयोडाइड आयन नहीं कॉमन आयन है तो एक कॉमन आयन बना रहा है, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी बराबर हो जाएगा KSP बाई का C हो जाएगा। तो KSP क्या है तो कहना ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, जो कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से डिसाइड करेंगे। तो KSP सवाल में दिया है, ये देखिए AgI का KSP दिया है 8.5 इंटू 10 पावर माइनस 17 दिया है। C का वैल्यू आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से C का वैल्यू माने कॉमन आयन यहाँ से जो भी कंसंट्रेशन हो रखना, तो 0.1 रख दीजिए। 0.1 का मतलब 10 पावर माइनस 1 यहाँ से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 8.5 इंटू 10 पावर माइनस 16, इतना मोल पर लीटर ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, या इतना मोलर भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर सेकंड सही हो जाएगा। सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर, 57 हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन का ये क्वेश्चन है। तो इस 57 का आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा विच पेयर विल सोज कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में देखा जाए तो ये करेगा, क्यों भाई, NH4OH वीक बेस है, ये टूट करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस बना देगा। और इसमें हम मिला देते हैं क्या, NH4Cl जो कि साल्ट है। तो NH4Cl जब मिलेगा तो ये तो 100% टूट के बना देगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। अच्छा, जैसे ही NH4Cl डालेंगे रिएक्शन हमारी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अमोनियम आयन यहाँ भी है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास भी अमोनियम आयन है, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो इसका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसी इफेक्ट को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो कॉमन आयन इफेक्ट केवल हमें यही मिलेगा, बाकी और कहीं भी यदि आप ट्राई करें तो कॉमन आयन का केस बनता ही नहीं है। तो 58 का आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 58 के जस्ट बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 61। 61 में करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर क्रिएट अ बफर सोल्यूशन। अच्छा, बफर सोल्यूशन कहाँ बन सकता है, तो बफर सोल्यूशन के बताते हैं कि वीक एसिड हो और साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर वीक बेस हो और साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड हो। ठीक, तो आइए जरा सा हम देखें। जैसे यहाँ पर हम चेक करें यदि सब में, तो तीसरे वाले में हमें दिख रहा है कि एसिड का मिलीमोल ज्यादा है। देख लो यहाँ पर इसका मिलीमोल आएगा कितना, 2 आएगा, और इसका मिलीमोल यहाँ पर 1.5 आएगा। तो इसका मतलब HF जो है वीक एसिड है, इसका रिएक्शन NaOH से जब हम करा दिए तो यहाँ पर बनेगा NaF और बनेगा वाटर। ध्यान से यदि देखा जाए तो इसका मिलीमोल है 2 और इसका मिलीमोल है 1.5। ये कुछ भी नहीं था, ये रिएक्शन से पहले का मैटर है, बिफोर रिएक्शन। और आफ्टर रिएक्शन यदि आप आगे बढ़ते हैं तो 1.5 मिलीमोल बेस 1.5 मिलीमोल एसिड से रिएक्शन करेगा, ये पूरा यूज हो जाएगा। और इसमें से 1.5 यूज होगा तो 0.5 मिलीमोल बचेगा और इसका 1.5 मिलीमोल बन जाएगा। तो रिएक्शन के बाद आपके पास मिक्सचर में 2 लोग हैं। क्या क्या है, एक तो वीक एसिड है और एक है साल्ट ऑफ वीक एसिड। साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो जाएगा। तो इनका और इनका जो मिक्सचर है, इनका और इनका मिक्सचर में दोनों रहेंगे, ये बचेगा और ये बनेगा। तो इन दोनों का जो मिक्सचर जो होगा वो हमारा बफर सॉल्यूशन बना देगा। बाकी और किसी में आप बनाने का प्रयास करिए, नहीं बनेगा। कारण क्या है कि बफर सॉल्यूशन तभी बनेगा जब एसिड जो हमारा वीक एसिड है उसका मिलीमोल ज़्यादा हो और स्ट्रॉन्ग बेस का मिलीमोल कम हो।
तो यहाँ पर तीसरे वाले में सिचुएशन ऐसा बन रहा है, तो 61 का आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, हाँ, करा विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट अंडरगोज एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस कब होगा, तो कहना कि जब ऐसा कोई साल्ट जो एसिड और बेस से बने और उसमें भी ध्यान से भी देखा जाए तो जो साल्ट का वह पार्ट हाइड्रोलाइज होता है जो वीक पोर्शन से आता है। मतलब वीक पोर्शन से आने का मतलब है कि यदि साल्ट में जैसे एनायन एसिड से आता है, केटायन बेस से आता है। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा पार्ट वीक से आया है, जो वीक से आता है वही हाइड्रोलाइज होता है। जैसे आपको तीसरा वाले में यदि हम दिखाएं तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन किया होगा NaOH और H2CO3 से रिएक्शन जब हुआ होगा तो यहाँ पर ये रिएक्शन के बाद बना होगा Na2CO3 और बन गया होगा वाटर। और यहाँ पर यदि आप देखें तो ये वीक एसिड है और ये है स्ट्रॉन्ग बेस है और इसमें दो पार्ट हैं, केटायन है Na+ और एनायन है CO3-2। तो जो एनायन है कार्बोनिक एसिड से आया है और ये वीक एसिड से एनायन आया है। एनायन हमारा वीक एसिड से आया है और जो केटायन है वो स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि साल्ट का वह पार्ट हाइड्रोलाइज होता है जो वीक पोर्शन से आता है। इसका मतलब यहाँ पे एनायन हाइड्रोलाइज होगा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब साल्ट का एनायन पार्ट हाइड्रोलाइज होता है तो साल्ट सोल्यूशन बेसिक होता है, इसका pH > 7 होता है। तो इस वाले केस में एनायन हाइड्रोलाइज होगा। बाकी यहाँ पर देखिए तो केटायन हाइड्रोलाइज होगा। क्यों? क्योंकि ये बनेगा किससे, NH4OH वीक बेस से और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एसिड से यहाँ पर एनायन आया, केटायन यहाँ बेस से आया है। तो बेस से वीक बेस से गया है केटायन, तो केटायनिक पार्ट ही हाइड्रोलाइज होगा। इसके बाद यहाँ पर आइए तो ये H2SO4 एसिड से बना होगा और CuOH ट्वाइस ये बेस है। तो ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक बेस से कौन गया होगा, केटायन। तो यहाँ भी केटायनिक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा। AlCl3 में आ जाइए तो यहाँ पर भी AlOH का होल 3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है आपका वीक बेस। तो वीक बेस से एल्युमिनियम आया, केटायन यहाँ पर जो होगा वो हाइड्रोलाइज होगा। तो पहले में, दूसरे में और चौथे में केटायन हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, जबकि यहाँ +2 कर सकते हैं। तो और जबकि यहाँ पर एनायन हाइड्रोलाइज होगा। तो पूछा है कि कौन सा साल्ट है जहाँ पर एनायन पार्ट हाइड्रोलाइज होगा, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। कौन सा, थर्ड। 63 के बाद यदि आप आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 64 में करा, फाइंड द pH ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 0.1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 मोल अमोनियम सल्फेट। अच्छा, ध्यान से यदि देखा जाए तो ये अच्छा, ये 0.1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 0.1 मोल अमोनियम जो है सल्फेट, ये 500 ml सोल्यूशन में। मतलब एक तरीके से सोल्यूशन के अंदर दो लोग हैं। 0.1 मोल हमारे पास जो है ये है NH4OH और इसके अंदर है 0.1 मोल हमारे पास है NH4 का ट्वाइस SO4 है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बफर की प्रॉब्लम बन गई। किसकी, बफर, और वो भी बेसिक बफर की बनती है। वीक बेस है और साल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये बेसिक बफर की प्रॉब्लम हो गई। इसका pOH पहले हम निकालेंगे तो pOH बराबर होगा pKb प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस करेंगे। यहाँ साल्ट का कंसंट्रेशन नहीं लिख करके, बल्कि हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, concentration of common ion from salt। साल्ट में जो कॉमन आयन होगा उसका कंसंट्रेशन यहाँ रखेंगे। तो pKb रखना है बेस का। अच्छा, बेस का Kb दिया है 10⁻⁻⁵, तो Kb से pKb निकाल लीजिए।
तो पी के बी बराबर हो जाएगा माइनस का log के बी माने 10 पावर माइनस का 5। यही सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पी के बी 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया प्लस log। अच्छा, यहाँ साल्ट का कंसंट्रेशन मत रख देना, साल्ट में कॉमन आयन अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन रखना, मोलरिटी रखना, मोल रखना है या कंसंट्रेशन कह लो। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये टूटेगा तो ये क्या बनाएगा 2NH4 प्लस बन जाएगा और प्लस SO4 माइनस का 2 बन जाएगा। तो ये 0.1 मोल था, टूटेगा तो इसका 0.2 मोल बनेगा, इसका 0.1 मोल बनेगा। तो यही कॉमन आयन है, इसका मोल है 0.1। तो यहाँ पर हम मोल ऑफ साल्ट अपॉन मोल ऑफ बेस भी लिख सकते हैं। तो मोल ऑफ साल्ट हो गया 0.2 और मोल ऑफ बेस कितना है भाई, बेस भी इसी मिक्सचर के अंदर है 0.1 मोल। 0.1 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 प्लस log 0.2 अपॉन 0.1 मतलब एक तरीके से यहाँ 2 हो गया, log 2 मतलब 0.3 एक तरीके से, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.3। ये पीओएच आ गया और हमसे पीएच पूछा है, तो पीएच निकालना है तो हम क्या करेंगे 14 माइनस 5.3 यहाँ से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 8.7 आंसर आ जाएगा। ये आंसर इसका सेकंड सही हो जाएगा। तो ये केस हमारा जो था ये बफर सोल्यूशन का है, वो भी बेसिक बफर का केस है। बस यहाँ पर साल्ट का कंसंट्रेशन रखना हो तो कुछ लोग 0.1 रख देते हैं, वो गलती हो जाती है। साल्ट के अंदर कॉमन आयन का कंसंट्रेशन क्या है वो उठाकर रखना है। तो साल्ट में कॉमन आयन अमोनियम आयन है, उसका कंसंट्रेशन या उसका मोल कितना है वो रखना है यहाँ पर। तो बस यहाँ से यही मेन क्वेश्चन का ब्यूटी जो है यही है कि आप यहाँ कंसंट्रेशन या मोल ऑफ साल्ट कितना रखेंगे, बस उसी हिसाब से आंसर मैच कर जाएगा। तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेन कॉन्सेप्ट द एसिड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये बताओ भाई, अमोनिया है, अमोनिया और वाटर ये रिएक्शन करके कह रहा है ये बना रहा है NH4 प्लस। एक तो ये बन रहा है NH4 प्लस प्लस OH माइनस बन रहा है। एक तो आप देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, और H प्लस आयन एक्सेप्टर जो होता है, H प्लस आयन एक्सेप्टर जो होता है वो बेस होता है। तो ये तो बेस हो गया, और H प्लस आयन जो डोनर होता है वो यहाँ से यहाँ जाके देखिए तो H प्लस आयन डोनेट कर रहा है। तो H प्लस आयन डोनर जो होगा, H प्लस आयन डोनर जो होगा वही एसिड होगा। तो एक तो ये एसिड हो गया। अच्छा, उल्टा चल के आप देखो, यहाँ से यहाँ यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे अमोनियम आयन से अमोनिया जब बनता है तो यहाँ भी H प्लस आयन डोनर है, H प्लस आयन ये डोनेट कर रहा है। तो एक तरीके से बेस है और इसी का एक कंजुगेट एसिड है, और ये देखा जाए तो एसिड है, और ये क्या है तो कहना उसी एसिड का ये कंजुगेट बेस है। और हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में भाई, कह रहा है कि एसिड फॉलोइंग रिएक्शन में एसिड क्या होगा। तो एक तो एसिड वाटर देखा जाए तो एसिड है, वाटर हमारा एसिड है, और दूसरा देखा जाए तो कंजुगेट एसिड NH4 प्लस भी एसिड है। तो कहने का मतलब वाटर और अमोनियम आयन जहाँ पर पेयर बना होगा वही एसिड होगा। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, वाटर और अमोनियम आयन ये केस हो जाएगा। तो ब्रांस्टेन के अनुसार हम ये बता रहे हैं कि कौन एसिड है और उसका कंजुगेट बेस क्या है, और कौन सा बेस है जिसका कंजुगेट एसिड क्या है। तो एसिड बेस पेयर के हिसाब से यदि हम देखें तो यहाँ पर वाटर भी एसिड है और अमोनियम आयन भी हमारा एसिड है। तो 65 का जो आंसर है वो थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर ए डिस्कशन हो चुका है, इधर भी क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है, ये देख लीजिए चाहे तो। इसमें क्वेश्चन में करा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये करा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एक है एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन है, और एक है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। और इसमें वर्क डन आगे दे रखा है कि वर्क डन के लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो पहली बात तो ए देखा जाए तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में यही सही है, ई का तो पी ही सही है देखा जाए तो। W बराबर 2.303 NRT log P2/P1 यही सही है। और नेक्स्ट देखा जाए तो बी
का Q करेक्ट है। क्यों? क्योंकि भाई रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में Q बराबर NCV डेल्टा T यही आता है, NCV और डेल्टा T कह सकते हैं। और उसके बाद एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन में W 0 होता है। इसका मतलब ये जो C है उसका S हो गया और B का Q हो गया और A का आपका P हो गया। और D में करा रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में R हो जाएगा W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिलाना है। डी का क्या हो गया भाई? डी का आर, इसका मतलब ए पी, ए का हो जाएगा पी और बी से रिलेट कर रहा है क्यू और सी से रिलेट कर रहा है एस और डी से रिलेट कर रहा है आर। तो ये देखिए जो रिलेशन इस तरीके का कहीं बना होगा तो वही करेक्ट है। तो ए पी बी क्यू सी एस डी आर, ये सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बैच करा देंगे। थर्मोडायनामिक्स का सवाल है, आसान क्वेश्चन है, लग जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। फार्मूला सब आपको पता होगा, केवल मैचिंग करानी है। 68 के बाद आ जाइए 69, करा डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, हीट ऑफ रिएक्शन, एक सेकंड बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हुआ हीट ऑफ, एक सेकंड, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हुआ डेल्टा एच और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब हुआ डेल्टा ई। ये बताओ, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। और यहाँ पर डिफरेंस हमें निकालना है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। और डेल्टा एन जी कैसे निकलेगा? ये तो लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। तो यहाँ 12 मोल गैस, यहाँ 15, तो 12 माइनस 15 मतलब -3। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू आ गया -3, तो ये हो गया -3। आर का वैल्यू, अच्छा आंसर किलो जूल में देना था, आर का वैल्यू जूल में 8.314 होता है और इंटू 1000 कर दीजिए, तो सॉरी इंटू 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, जूल है ना, तो 8.314 ये जूल हो गया, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो जूल में बदल गया। और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है, और टेम्परेचर रिएक्शन में दिया है 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन, 298 केल्विन कर दीजिए। तो डेल्टा एच और डेल्टा ई का डिफरेंस यहाँ से आपको सॉल्व करके निकल जाएगा। तो 69 नंबर जो क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर किलो जूल में पूछा है। यदि पहले आप जूल में किलो जूल में निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -7.43 किलो जूल, ये आंसर आ जाएगा। आप चाहे 1000 से यहाँ डिवाइड कर दो, ना करना हो तो पहले आंसर जूल में आएगा, जूल में आ जाएगा तो फिर 1000 से डिवाइड कर देना, किलो जूल में बदल जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा मैच कर रहा है भाई? -7.43 मतलब पहला। कुल मिलाकर ये रिलेशन यदि पता है तो लग जाएगा। और आंसर यहाँ ध्यान दीजिएगा किलो जूल में पूछा है बस। तो यदि जूल में आ भी जाए तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलो जूल में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 69 के बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, 70 नंबर क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। करा फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड इन बम कैलोरीमीटर एंड डेल्टा यू was found to be -742.7 kilojoule per mole of cyanamide at 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change of the reaction. अच्छा, 17 नंबर सवाल में इंथैल्पी चेंज पूछा है। तो डेल्टा एच बराबर हम लोग लिखते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी ही तो लिखते हैं, और डेल्टा एच निकालना है। डेल्टा यू क्वेश्चन में दिया है -742.7 किलो जूल में दिया है, और हमें डेल्टा एच का वैल्यू किलो जूल में ही पूछ रहा है। और डेल्टा एन जी आप निकाल लो तो ये गैस हो गया, इधर 2 मोल गैस, ये लिक्विड हटाइए और ये सॉलिड भी हटाइए, तो 2 मोल गैस इधर है, 1.5 मोल इधर है, तो 0.5 आएगा।
तो यहाँ पर हो गया 0.5। अरे भाई 2 मोल गैस, इधर 3/2 मतलब 1.5, तो 2 माइनस 1.5 मतलब 0.5 बचा। और इंटू आर की वैल्यू फिर आपको रखना है 8.314 और इंटू 10 पावर -3 करिए। टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन में दिया है। बस यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा जरूर मिलेगा आपको, लेकिन कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर मैच कर जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, थर्ड में ही मैच करेगा। -741.5 किलो जूल ये आंसर आपका आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा लगा करके। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सामान्य सा क्वेश्चन है। फार्मूला बस आपको पता ही है, तो उसके बाद तो फिर वैल्यू रख के केवल सॉल्व करना है, निश्चित रूप से लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 71 में क्या कह रहा है भाई? कह रहा है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 4 एसिड हैं और इनका बेस से कराया जा रहा है। तो मैं अक्सर ही बताता हूँ कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के होता है, पी के होता है। इसका मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा तो के ज़्यादा होगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और जहाँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम होगा वहाँ के कम होगा, माने एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो हीट यहाँ पे पूछा है कि वीकेस्ट एसिड कौन? अच्छा, ये सब एसिड हैं, ए बी सी डी सब एसिड हैं। सबका रिएक्शन बेस से कराया जा रहा है। किससे? बेस से कराया जा रहा है। और बेस हर जगह कॉमन है, मतलब सेम है, हर जगह का बेस जो है सेम है। तो यहाँ से सबका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगा। सॉरी, जहाँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू कम आएगी, तो यहाँ पर सबसे कम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बी का देखो आ रहा है। बी का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे कम है, तो बी का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कम है। इसका मतलब बी का के कम होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, माने वीकेस्ट एसिड यही होगा बी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 71 के बाद 72 पर आ जाइए। इसमें कह रहा है कि हमें बताइए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन SO2 का बताना है। ये रिएक्शन एक तो दिया है S+3/2O2 गिव्स SO3। डेल्टा H के फॉर्म में लिखा जाए तो डेल्टा H बराबर होगा -2x किलो कैलोरी हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरा रिएक्शन हमारा है SO2 प्लस हाफ O2। ये रिएक्शन किया SO3 बना और इसका डेल्टा H का वैल्यू हो जाएगा -y किलो कैलोरी हो जाएगा। अच्छा, पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2। इसका मतलब 1 मोल SO2 हमें बनाना है। तो हम क्या करें? पहला इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम 2 को रिवर्स कर दें, तभी तो SO2 का 1 मोल हमें बनाना है, तो राइट में जाएगा। ये रिवर्स करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इस इक्वेशन नंबर 2 को हम रिवर्स करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा SO3 गिव्स SO2 प्लस हाफ O2 और यहाँ डेल्टा H का वैल्यू आ जाएगा +y किलो कैलोरी आएगा। अच्छा, इस रिएक्शन को डायरेक्टली इसमें जोड़िए जरा सा, तो S+3/2O2 गिव्स SO3 और डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो डेल्टा H का वैल्यू जो है वही रहेगा, -2x किलो कैलोरी रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो SO3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 1.5 मोल O2 है, यहाँ आधा मोल से कटेगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारा बन गया S प्लस भाई 1.5 यहाँ पे था, यहाँ आधा मोल था, कट गया तो 1 मोल O2 बच गया और ये बन गया SO2 बना। ये कैसे बना? तो डेल्टा H का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा y-2x कर सकते हैं, तो y-2x कहीं आंसर होगा तो वही सही हो जाएगा। ये पहला सही हो जाएगा। 72 में देखिए 1 मोल प्रोडक्ट बना, साइड प्रोडक्ट है नहीं, जिनसे बना वो नेचुरली स्टेबल हैं बस। तो यहाँ पर ये राउंडिक सल्फर होता वैसे, और यहाँ पर O2 गैस हो गया और यहाँ पर 1 मोल प्रोडक्ट बन गया, साइड प्रोडक्ट है नहीं, जिनसे बन रहा हो स्टेबल है,
तो जो हीट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आएगा उसी को हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 भी कहेंगे। तो इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। तो 72 का आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 यूनिट ऑफ एंट्रोपी पूछा है। तो वैसे हम एंट्रोपी का यदि कोई यूनिट बताए तो अक्सर लोग डेल्टा एस बराबर Q/T लिख के इसका यूनिट जूल पर केल्विन बताते हैं, लेकिन एंट्रोपी पर मोल निकाली जाती है तो इसकी यूनिट होती है जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, या जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स कर सकते हैं। ये है एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी, ये निकाल सकते हैं। तो आंसर इसका पहला होगा। ये तो एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। हाँ, 74 में ये करा है कि मैच लिस्ट 1 और 2 को मैच कराना है। तो 1 और 2 को जरा सा मैच कराओ भाई। तो यहाँ पर CO का 1 मोल है, O2 से रिएक्शन किया, CO2 बना। तो 1 मोल रिएक्टेंट का कंप्लीट कंबस्शन कराया जाए तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। एक तरीके से ये जो है वो तो S से मैच कर रहा है, हीट ऑफ कंबस्शन को बता रहा है। और नेक्स्ट जरा ध्यान से देखो यहाँ पर क्या 1 मोल प्रोडक्ट बने, साइड प्रोडक्ट ना बने, जिनसे बने वो स्टेबल हैं। तो ग्रेफाइट भी स्टेबल है, O2 भी स्टेबल है गैस फॉर्म में। तो एक तरीके से हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO है। तो B जो है मैच कर रहा है R से, B R से, और A मैच कर रहा है किससे भाई, S से। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ जाओ, C वाले पार्ट में आओ। तो एक तरीके से क्या है भाई, 1 मोल वाटर का जो फॉर्मेशन होता है वही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर भी होता है। ये हमने आपको जब बताया था, HCl और NaOH का रिएक्शन किया तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस रिएक्शन करते हैं तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा वो होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। लेकिन हमने कहा था, एक एप्लीकेशन लिखवाया था कि फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर जो होता है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर होता है। तो ये जो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब CQ से रिलेट कर रहा है। और एक लास्ट बात है कि कोई एनहाइड्रस साल्ट है और रिक्वायर्ड वाटर अमाउंट लेकर के हाइड्रेटेड साल्ट में बदल जा रहा है, तो जो हीट निकलेगी वो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगी। तो D जो है ये P से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब AS BR CQ होना चाहिए। यहाँ P दिखा तो गड़बड़ हो गया। AS से मैच कहाँ कर रहा है, और यहाँ कर रहा है AS BR और CQ D जो है P से। तो चौथा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ये एक्जोथर्मिक होता है। तो कहने का मतलब एनहाइड्रस साल्ट रिक्वायर्ड वाटर लेकर के हाइड्रेटेड साल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, तो एक तरीके से इसको आप मैच करा दो, इससे मैच करा दो। तो इसका 74 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। वो कह रहा है A है B है, रिएक्शन करके C और D बना दिया। ठीक है, और इनिशियली वी स्टार्ट द इक्वल कंसंट्रेशन A और B का है। तो शुरू में मान लो इसका कंसंट्रेशन A और A था, ये कुछ भी नहीं था। अब वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम वी फाइंड द मोल ऑफ C इज 2 टाइम ऑफ A। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आया तो C का कंसंट्रेशन A का 2 टाइम है, तो A का कंसंट्रेशन तो A मोल पर लीटर माना, तो C का हो जाएगा 2A हो जाएगा। तो इसका भी फिर 2A हो जाएगा। बोलो भाई, 2A हो जाएगा। तो कह रहा है कि आगे क्या करा, एट इक्विलिब्रियम वी फाइंड द मोल ऑफ C इज 2 टाइम्स ऑफ A। अच्छा, A का इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन था ये भी A और A था, और इसी का ये 2 टाइम हो गया। ये कहने का ही मतलब है इसका। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो KC निकालना, तो कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B करेंगे।
तो ये हो जाएगा 2a और इंटू 2a डिवाइडेड बाई a इंटू a करेंगे, a कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो केसी का वैल्यू हमारा 4 आ जाएगा। तो ये 4 आंसर हमारा सही हो जाएगा। 75 का आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्यों होगा? ये इक्विलिब्रियम पर ही सारी बातें कह रहा है कि इनिशियली वी स्टार्ट द इक्वल कंसंट्रेशन ए और बी का लिया गया, और इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन आया, मान लो इक्विलिब्रियम पर ए का कंसंट्रेशन ए है, बी का ए है, तो करा सी का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर ए का डबल है, तो ए का डबल करेंगे तो 2a। अच्छा, यदि सी का 2a है तो डी का भी 2a होगा। बस यहाँ से केसी निकाल दीजिए, केसी का वैल्यू 4 आ जाएगा, 74 हो जाएगा। 75 हो जाएगा। 76 डिस्कशन हो चुका होगा। 77, 78, 79 इधर आपका ये सारे क्वेश्चन डिस्कशन हो चुके हैं। हाँ, उसके बाद करा एग को बॉयल करते हैं तो क्या होगा? एंट्रोपी कुछ लोग कहते हैं घट जाती है, घटती नहीं, बढ़ जाती है। एक्चुअली लोगों के दिमाग में क्या होता है कि एग है, एग में लिक्विड कंटेंट होता है, और लिक्विड कंटेंट जब बॉयल करते हैं इसको, तो एग के अंदर जो है मैटर सॉलिडिफाई हो जाता है। अच्छा, लिक्विड का एंट्रोपी ज़्यादा होगा, सॉलिड का कम होगा, लेकिन यहाँ पर ये घटना और घटती है। जब आप इसको बॉयल करते हैं तो इसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड मोनोमर से बना होता है। तो यहाँ पर जितने एमिनो एसिड आपस में जुड़े हैं जो है पेप्टाइड बांड से, वो सब ब्रेक कर जाते हैं, तो इसमें पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाते हैं, और पार्टिकल का नंबर इनडेफिनिट वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। पार्टिकल यदि बढ़ जाएगा तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए एग को बॉयल करते हैं तो एंट्रोपी घटना नहीं है, घटती। देखो, दोनों काम होता है, एंट्रोपी घटती भी है, एंट्रोपी बढ़ती भी है। तो फेज की वजह से घटती है तो कम घटती है, पार्टिकल की वजह से बढ़ती है, ज़्यादा बढ़ती है, तो फाइनली एंट्रोपी हमारी बढ़ जाती है। फाइनली एंट्रोपी बढ़ जाती है, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा 83 का 1। नेक्स्ट 84 में आ जाइए भाई। अच्छा, जरा बताओ, कह रहा है कि हम डिफरेंट प्रोसेस पे गुजर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या होगा? ए से बी जा रहे हैं, ए से बी आप जाके जरा देखो, ए से बी जा रहे हैं माने आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक हो गया यहाँ से, तो आइसोकोरिक हो गया, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अच्छा बताओ, ए से सी से ए जा रहे हैं, तो सी से ए जाने पर आइसोथर्मल हो जाएगा, तो सी से ए जाने पर एक प्रोसेस आइसोथर्मल हो गया। अच्छा, ये बताओ, बी से सी जा रहे हैं, ये तो आइसोबेरिक हो जाएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस हो जाएगा। तो आइसोकोरिक हो गया, ये आइसोबेरिक हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? पहला सही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, ये तो आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 85, हाँ, वर्क डन निकालना है। W बराबर -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V कर दीजिए भाई। तो -P एक्सटर्नल कितना है पहले तो ये देख लो। P एक्सटर्नल दिया है यहाँ पर 4 ATM, तो यहाँ पे आपको रखना है 4, और डेल्टा V कितना है 5 से 7 हुआ, तो माने 2 का चेंज हुआ वॉल्यूम में, तो ये हो जाएगा -8 ATM लीटर कर सकते हो, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर ही होता है। तो ये आ गया 8 ATM लीटर आया, और 1 ATM लीटर जो होता है ये बराबर 101.3 जूल के बराबर होता है। आंसर जूल में पूछा है, तो -8 इंटू 101.3 कर देंगे, तो यहाँ से आंसर जूल में मैच कर जाएगा। -810.4 जूल के लगभग ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो सेकंड मैच करेगा। कुछ है नहीं, बहुत सामान्य सा सवाल है वर्क डन का। रिवर्सिबल इसको कह सकते हैं आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंडीशन है, और वर्क डन निकालना है, तो 85 का आंसर हमारा सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, ये तो हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें लग रहा है ये क्वेश्चन, हाँ ये नंबर सवाल थोड़ा देखिएगा। कह रहा है कि भाई हमें बताना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 बताना है। तो NH3 का एक मोल बनाना है। तो पहला रिएक्शन तो जैसे वैसे लिखेंगे कि NH3 है, गैस है, और ये रिएक्शन किया 2 मोल Cl3, 3 मोल Cl3 से रिएक्शन किया। रिएक्शन के बाद बना NCl3 बना, और ये गैस है, और उसके बाद 3 मोल HCl बना। इस रिएक्शन का डेल्टा H की वैल्यू है डेल्टा H1। ठीक है, कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य होना चाहिए 1 मोल NCl3 बनना चाहिए बस, और बाकी प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। तो अब साइड प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है तो इसको किसी तरीके से हटाना पड़ेगा। तो अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर एक काम और करने, हम इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से डिवाइड करें। मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है भाई, तो पहले 2 में 2 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 1/2 N2 प्लस 3/2 H2, और ये रिएक्शन के बाद बन जाएगा 1 मोल अमोनिया बन गया। ठीक है, 1 मोल क्या बन गया? अमोनिया। तो 2 से डिवाइड किया तो डेल्टा H2/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब एक काम करना है कि हमें इक्वेशन नंबर 3 को एक, अच्छा HCl को काटना है इधर से, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। और इसमें क्या करो, 2/3 से पहले तो इसमें हम 3/2 से इसमें हम मल्टीप्लाई करें फिर रिवर्स कर दें। तो जरा बताओ, 3/2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3/2, यहाँ भी 3/2, यहाँ भी 3/2, 3/2 से करेंगे तो 2 कटेगा, यहाँ 3 बचेगा, और रिवर्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 मोल HCl हो जाएगा। और यहाँ पे रिवर्स करने के बाद 3/2 मोल Cl2 बन गया, और यहाँ पर बन गया 3/2 मोल H2 बन गया। तो हमने क्या किया भाई, इस रिएक्शन को रिवर्स किया और 3/2 से इसमें हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो इसका मतलब डेल्टा H3 जो होगा वो हो जाएगा 3/2 और डेल्टा H3, और यहाँ पर रिवर्स भी किया तो साइन बदल जाएगा इसका, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में हो जाएगा। अच्छा जरा इनको जोड़िए तो देखो, हमारा मेन तो ये Cl को काटना था क्योंकि साइड प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, तो ये कट गया। और अब देखिए क्या कटता हुआ दिख रहा है, 3/2 H2, 3/2 H2 यहाँ से कट जाएगा। और क्या कटेगा भाई, हाँ क्लोरीन, यहाँ पर देखा जाए तो ये क्लोरीन है, तो ये 3 मोल Cl है और यहाँ पर 6 मोल Cl है, तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ पर 3 मोल Cl बचेगा, एक तरीके से 3 मोल Cl बचेगा। और अमोनिया भी कट जाएगा, यहाँ से अमोनिया भी कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ भाई, एक तरीके से 3/2 मोल Cl2 था, और यहाँ Cl3 नहीं Cl2 था, ये गलत लिख दिया, यहाँ Cl2 था। तो यहाँ Cl2 था यदि, तो एक तरीके से 1.5 मोल Cl2 यहाँ था, 3 मोल Cl2 यहाँ था, यहाँ कटेगा तो 1.5 मोल बचेगा, 1.5 मोल बच जाएगा। और बस इतना ही करना है। और यहाँ से यदि हम इसको जोड़ दें तो ये देखिए हाफ मोल यहाँ से N2 आ जाएगा, हाफ मोल N2 मुझे मिलेगा। और एक चीज और ध्यान दें, हाफ मोल N2 के बाद और क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे हाफ मोल N2, हाफ मोल N2 का मतलब N हो गया, Cl3 का ही बस केस फंस रहा है। और फंस क्या रहा है, यहाँ पे देखो ये कट जाएगा तो 3Cl हो जाएगा, और यहाँ पे 6Cl है, तो यहाँ पर 3Cl बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे सीधा सीधा Cl जो बचेगा वो हमारा 3 ही Cl बच पाएगा।
तो इसका मतलब हम इसको लिख देंगे 3/2 Cl2। ये लिखो 3/2 Cl2। क्यों, यहाँ से देखा जाए तो कटेगा तो यहाँ 1.5 मोल ही तो बचेगा, तो 1.5 मोल Cl2 का मतलब हुआ 3 Cl हो जाएगा। बस यहाँ से बन जाएगा NCl3। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पहला रिएक्शन एटीट्यूड लिखना है, दूसरे में 2 से डिवाइड करना है तो डेल्टा H में भी 2 से डिवाइड कर देना। तीसरे वाले रिएक्शन में 3/2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करके जोड़ दीजिए तो ये रिएक्शन हमें मिल जाएगा। और ये रिएक्शन में देखिए 1 मोल प्रोडक्ट बना, साइड प्रोडक्ट है नहीं, जिनसे बना ये सब स्टेबल हैं। ये गैस है, ये भी गैस है और ये सब स्टेबल हैं। और इसको कैसे आया, तो इसका मतलब आ गया डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2/2 और माइनस का 3/2 डेल्टा H3 हो जाएगा। ये हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 यही आ जाएगा। तो ये रिएक्शन मैच कहाँ, सॉरी ये आंसर कहाँ मैच कर रहा है, तो ये आंसर सेकंड में मैच कर रहा है। तो इस तरीके से 89 का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर कि XY2 है, रिएक्शन करके बना दिया XY प्लस Y और ये हमारा है गैस, ये क्या है गैस। अच्छा भाई, करा इनिशियल प्रेशर XY2 का, ये भी गैस ही है, इसका इनिशियल प्रेशर 600 mm है। 600 mm है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा क्या हुआ, शुरू की बात है ये, और जब इक्विलिब्रियम आया तो 600 में से P प्रेशर मान लो कम हुआ तो यहाँ P और P प्रेशर बन गया। और करा इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर 800 है, तो इसका मतलब 600 माइनस P प्लस का P प्लस P और प्लस अब बराबर हो जाएगा 800। ये बराबर हमें 800 करना है, ठीक है। T प्लस P माइनस P कट जाएगा, P बराबर यहाँ पर आ जाएगा 200 और 200 आ गया तो यहाँ P का वैल्यू देखो 200 आ गया है। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ P 200 होगा, यहाँ भी 200 होगा और यहाँ तो 600 माइनस 200 मतलब 400 होगा। और हमें निकालना क्या है Kp, तो सभी का पार्शियल प्रेशर आ गया तो Kp का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस XY इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस Y अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस XY2। XY का पार्शियल प्रेशर है 200, इसका पार्शियल प्रेशर है 200 और इसका पार्शियल प्रेशर जो है 400 है। तो 200 से काट दीजिए, यहाँ 2 बचेगा और इसको काट देंगे तो 100 आएगा। तो इसका मतलब 100 ये Kp का वैल्यू हमारा आ जाएगा 100 ATM में mm ऑफ Hg में आ जाएगा आंसर। प्रेशर mm ऑफ Hg में है तो 100 आ जाएगा। ये इसका मतलब 90 का आंसर 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर दिए। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप इसके एक्सप्लेनेशन से मैच कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।